नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ वीकेंड अड्डा में। और ये हफ्ता काफ़ी उतार चढ़ाव भरा, काफ़ी खबरों वाला, काफ़ी उथल पुथल वाला भी रहा। पूरे हफ्ते के दौरान हर प्रकार की खबरें आई जो मार्केट को कुछ अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी, और उसके बीच में बहुत सारे रिजल्ट्स भी आए, खबरें भी आई। तो इस हफ्ते एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने रीथिंकिंग करी अपने पोर्टफोलियो के बारे में, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में कि अभी इस समय क्या करना चाहिए। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें निकल के आई कि क्या तस्वीर बननी चाहिए। आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। तो एक शब्द यूज़ किया है अभय जी ने, उसका नाम इंटैक्सिकेशन। अब ये इंटैक्सिकेशन क्या होता है मुझे नहीं पता भाई। मैं तो अभी जब अभय जी के पास चलूँगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये क्यों आपने ट्वीट किया। उनके ट्विटर हैंडल पे पड़ा हुआ है। तो पहले शो की रूपरेखा बना लें। आज हम 3 विषयों पर बात करेंगे। आज थोड़ा ओपन एंडेड है लेकिन फिर भी एक दायरा बनाने की कोशिश की हमने। एक तो ये कि मार्केट की जो झटका लगा है ये क्यों लगा। ये फिच की वजह से लगा। फिच मतलब एक दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी जिसने अमेरिका के सॉवरेन डेट को एक नॉच डाउनग्रेड किया, AAA से AA+ किया। तो उसका झटका हमें लगा है, या हम गले तक भरे हुए थे थोड़े हल्के हो गए, वो हुआ है, या रिजल्ट सीन पसंद नहीं आया, या बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू थे। क्या था ये झटका क्यों लगा, इसको समझेंगे। दूसरा, अब इस झटके के बाद 2-3 बहुत पॉजिटिव खबरें आई हैं, तो उसके बाद रिकवरी भी मार्केट में देखने को मिली। तो इसमें फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अप्रोच कैसे करें मार्केट को। दूर रहें, बने रहें, एकदम से कूद पड़े, थोड़ा थोड़ा करें, क्या करें। और तीसरे में जो है, अगर मान लीजिए कुछ करना है तो कौन से सेक्टर में करें, या कोई आइडिया हो सकता कोई हमारे गेस्ट सुझाएं। और 2 स्टॉक खास तौर पे जिस पर हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो जायंट है, सबसे बड़ा बैंक है, उसके नतीजे आए, उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमको समझनी है। और एक अनुराग जी का बहुत ही फेवरेट शेयर है जोमेटो, उसने भी पहली बार प्रॉफिट दिखाया 2 करोड़ का। तो उसको भी समझेंगे कि अब उनको जोमेटो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत होगी। और मेहमान के सामने नाम तो 2-3 ले ही लिए, लेकिन फिर भी औपचारिक परिचय का आता हूँ। अभय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, पाइपर सेरिका के CIO और फंड मैनेजर हैं। गुरमीत जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जो कंप्लीट सर्कल कैपिटल के CIO और फंड मैनेजर हैं। अनुराग जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और पंकज जैन जी हैं जो दिल्ली से हैं, SW कैपिटल के डायरेक्टर। सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, ये इंटैक्सिकेशन क्या होता है? हाँ, तो ये इंटैक्सिकेशन मेरे दोस्त ने भेजा था, तो मैंने ट्वीट किया उसको। इसका मतलब है नीरज जी कि जो मेरी चीज़ है वो मुझे ही वापस मिल रही है। हाँ। और उसी में मैं पहले तो खुश हुआ कि मुझे कुछ मिला, पर मुझे बाद में पता चला अरे ये तो मेरी चीज़ है, तो इसमें इतना ज़्यादा खुश होने की क्या बात है। और आपने उसको मार्केट का रंग दे दिया। मार्केट में ऐसे ही हुआ ना, पहले जोरदार गिरा, बिल्कुल, और फिर चल गया, लोग खुश हो गए। अरे भैया पहले तो गिरा ही था। वहीं से तो वहीं तो वापस जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये बिल्कुल परफेक्ट वर्ड था मार्केट के लिए, इंटैक्सिकेशन था मार्केट में। तो इस वजह से ये हुआ। तो अच्छा, ये इंटैक्सिकेशन तो हो गया मार्केट में। क्या मूड क्या है भाई, ये जो पहला हमारा है झटका क्यों लगा ये मार्केट को? आई थिंक मार्केट में जितना चढ़ा उसके बाद ट्रिगर खत्म हो गए मार्केट के लिए, फ्रैंकली। मतलब अब उसके ऊपर जाए मार्केट तो कुछ तो नया ट्रिगर चाहिए। अर्निंग सीजन चल रहा है, अर्निंग्स ठीक है, मतलब ना कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है, ना कोई पॉजिटिव सरप्राइज है। और ग्लोबली भी ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव आउटलुक नहीं है कि मार्केट सडनली और चलता जाए। तो एक हेल्दी टेक्निकल करेक्शन है मेरे ख्याल से। पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा कैश में गए हैं, देख रहे हैं वापस अपॉर्चुनिटीज। तो एक हेल्दी करेक्शन है, नॉट ओनली इन इंडिया, US में भी हुआ, ग्लोबल मार्केट में हुआ, चाइना में हुआ, जापान में हुआ। तो एक ग्लोबल मार्केट करेक्शन है, टेक्निकल करेक्शन है, 3-4% का टेक्निकल करेक्शन आफ्टर 30% की रैली लिटरली हुई। उसके बाद इतना करेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से हेल्दी करेक्शन है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर जो कैश में बैठे हैं उन्होंने इस मौके का फायदा भी उठाया कि एलोकेशन बढ़ाएं, थोड़ा अंडर एलोकेटेड है। आपको सीजनल फीवर था? मेरे को लगता है सीजनल फीवर था। हाँ, फ्लू था, वो ठीक हो गया 2-3 दिन में। और हो सकता है थोड़ा साइडवेज रहे मार्केट जब तक कोई नए पॉजिटिव ट्रिगर्स ना आए। पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई घबराने की बात है किसी इन्वेस्टर के लिए कि सडनली कोई बहुत मेजर करेक्शन आ जाएगा और मार्केट यहाँ से 5-10% गिर जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा नीरज जी। ओके, तो यानी वीकनेस रहती थोड़ी फीवर ठीक होने के बाद? जी बिल्कुल, वैसे रहे कुछ दिन तक। ज्यादा खा लिया, ज्यादा पार्टी हो गई, अब थोड़े दिन आप आराम कर रहे हैं, अगले 2 दिन अब जो है हैंगओवर ठीक करना है। तो ये वाला मामला था। लेकिन अनुराग जी, आपके यहाँ जो फिच ने किया उससे ज्यादा तो हम लोगों को तकलीफ हुई, आपके यहाँ तो कुछ खास हुआ ही नहीं।
हाँ, नहीं नीरज जी, एक तो मैं अभय जी का फुली सपोर्ट करता हूँ। आई थिंक हम ना एक काइंड के हैंगओवर से रिकवर कर रहे हैं मार्केट्स में, राइट। और आई थिंक वो अभी तक हुआ नहीं है पूरा, राइट। क्योंकि अगर हम देखें 2008 से जो जीरो रेट्स तकरीबन जीरो ही चल रहे थे, बीच में कोशिश हुई थी एक बार 18-19 में, और यील्ड कर्व्स कोविड से पहले भी इन्वर्टेड थे, तो अंदेशा था कि एक रिसेशन आएगा और ये करेक्शन हो जाएगा, यील्ड कर्व्स नॉर्मल हो जाएंगे। बट वो हुए नहीं, फिर कोविड आ गया ऊपर से, और हम लोग हाई हेडीनेस में चले गए। तो आई थिंक नीरज एक तो वो है कि markets need a trigger to run away or they need a clear runway। और इस समय नीरज हमारे पास दोनों ही नहीं है, ना हमारे पास क्लियर रनवे है और ना हमारे पास कोई सॉलिड ट्रिगर्स हैं ऊपर जाने के लिए। फिच रेटिंग्स पे नीरज आई एग्री कि इमीडिएट टर्म में तो उन्होंने कुछ ऐसा नया देखिए बताया नहीं है। सो मार्केट्स अंडरस्टैंड कि यार ये जो आप बता रहे हैं इट्स अ वेल नोन न्यूज, बट आई वुड से सिग्नलिंग की इंपॉर्टेंस है नीरज इसमें, कि इवेंचुअली दे हैव पुट पॉलिटिशियंस ऑन द ब्लॉक, कि देखिए आप यू आर मैनेजिंग अल्टीमेटली आप पॉलिटिक्स इज सिटिंग, वॉशिंगटन डीसी इज ऑन द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एवरीबडी वॉचेस दिस। तो आप इस तरह से इररिस्पॉन्सिबली डेट बिंज नहीं कर सकते हैं, irresponsibly money printing नहीं कर सकते हैं, because dollar is the reserve currency, just because of that you can't do that। और आप इसको इवेंचुअली आपको अगले 10 साल में यू नीड टू रिजॉल्व इट। 2033 का उन्होंने एक रनवे लिया है और उन्होंने कांग्रेस का ही डेटा यूज किया है। तो नीरज वो सवाल जायज है, वो इमीडिएटली इंपैक्ट ना करें, बट वो पॉलिटिशियंस को पुश करेंगे टू अराइव एट अ सम काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज। और इस पर एक चर्चा होनी जरूर शुरू हो गई है कि कितना हम फ्यूचर से बोरो करके फ्यूचर जनरेशंस को हम लोड डाउन कर सकते हैं डेट के लिए। बिकॉज इस पे हम नीरज मैं एक नजरिया दूंगा, क्योंकि अगर ये सिर्फ डेट बढ़ता ही रहा और दे डिडंट कंट्रोल इट, तो नीरज इसका सिर्फ एक सोल्यूशन होता है गवर्नमेंट्स के पास में, और वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में यूज हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यूज हुआ। वो नीरज वो होता है टू इन्फ्लेट द डेट अवे। गवर्नमेंट्स कभी भी डेट पे नहीं करती हैं, दे जस्ट इन्फ्लेट इट अवे। तो मतलब क्या होता है नीरज के इन्फ्लेशन इतना कुछ एक डिकेड में कर देंगे कि वो डेट अपने आप प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। अब अगर यूएस वो करने लगा नीरज, तो देखिए फेड की फाइट कहां जाएगी और कहां मार्केट जाएगा। सो इट कैन बी डिजास्टर्स, इसको टाइम पे एड्रेस करने की जरूरत है, ये जरूर कहूंगा नीरज में। लेकिन एक चीज बताइए कि चूंकि 10 साल का रनवे है उस पर ठीक करना है, फिर आपके यहाँ के तमाम जो इकोनॉमिस्ट थे, पॉल क्रूगमैन से लेकर के एलरीन अहमद तक, ये सब एकदम चढ़ बैठे फिच के ऊपर। ये क्या है, ये कोई तरीका है इस तरह देने का? मैं तो सहमत ही नहीं हूँ आपसे। ये सब लोग हो गए नाराज। क्या उनकी नाराजगी आपको जायज लगती है कि भाई जब डेटा ठीक होने लगा है ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, वेज ग्रोथ कम हो रही है, नंबर भले ही नौकरियों के ज़्यादा हो लेकिन तनख्वाहें उतनी नहीं बढ़ रही हैं, तो ऐसे मौके पे आप ऐसे मार्केट को डरा क्यों रहे? इवन मैंने तो उसमें पढ़ा, एक मूडी एनालिटिक्स ने भी क्रिटिसाइज किया, हालांकि वो डायरेक्ट रेटिंग से नहीं आते हैं लेकिन पेरेंट कंपनी सेम है ना। तो ये बड़ा समझ में नहीं आया कि ये आपस में मतभेद है क्या, कि कुछ पॉलिटिकल मोटिव था क्या इनका, फिच का? नहीं, आई थिंक नीरज वो इट्स अ वेलकम थॉट, बट आई थिंक उसको कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना ये होगा। एक तो यहाँ पर कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट का एक रिवॉल्विंग डोर होता है, यू अंडरस्टैंड। तो एक हफ्ता पहले वो इन्फ्लेशन को और फेड को क्रिटिसाइज कर रहे थे, आई मीन आई डोंट वांट टू नेम द इंडिविजुअल, और अगले दिन वो फेडरल के जिस शहर में मैं बैठा हूँ उसके फेडरल रिजर्व के बोर्ड पर आ गए। तो क्लियरली लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में इकोनॉमिस्ट होते हैं नीरज, जो कि अपने हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी पोजीशन लेते हैं। आपने क्रूगमैन साहब का नाम लिया, रेस्पेक्टेबल नेम है, बट ही इज अ नोटेबल लेफ्ट साइड इकोनॉमिस्ट, राइट। तो उसमें कोई ऑब्वियसली ही विल सपोर्ट ऑल दी लेफ्ट साइड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। राइट और रॉन्ग कुछ में कुछ नहीं है, बट आपका कैंप कौन सा है वो मैटर करता है नीरज। सो अब आपने देखिए नोटेबली फॉर द रेटिंग एजेंसीज, इट वॉज अ फ्रेश ब्रीज टू हियर फ्रॉम द गवर्नमेंट के उन्होंने कहा कि ये तो थोड़ा पॉलिटिसाइज्ड है, ये तो पास डेटा पर है, दिस डजंट मेक सेंस। वही देखिए आप जब इंडिया की वो सॉवरेन रेटिंग्स इंक्रीज नहीं करते हैं, तो कुछ हद तक कुछ हमारी गवर्नमेंट्स भी यही क्रिटिसाइज करती हैं, राइट। नोटेबली वी हैव सेड अबाउट मूडीज दैट इट इज क्वाइट मूडी,
and Standard and Poor has poor standards, right? तो I think ये political brickbats चलते रह सकते हैं, but सवाल जायज हैं। और अनुराग, उस दिन अगर सुबह ये सुबह चीज़ ना हो तो एक खबर और नहीं। आई कि ट्रम्प साहब जेल जा सकते हैं, है ना? तो वो उनके ऊपर एक मुकदमा और तीसरा दायर हुआ है, एक और चौथा भी होने वाला है, और उसमें खबर चली अगर इनको सजा होगी तो 20 साल के लिए जेल चले जाएंगे। तो मुझे लगा ये फिच इनका आदमी है। उसने कहा अच्छा बेटा भी मैं बताता हूँ आपको, ये लो। अब एक बम फोड़ा उसने दोनों खबरें सेम डे की थी तो ये मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन अनुराग जी की तरफ बॉल किया है लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, ये थर्ड एजेंसी, थर्ड लार्जेस्ट एजेंसी है वर्ल्ड की, जिसने यूएस को एक चेतावनी दी कि आपका जो डेट है ना, डेट टू जीडीपी बहुत बढ़ गया है और आप उसको मैनेज करिए वरना प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसकी आलोचना वगैरह शुरू हो गई, लोगों ने माना नहीं, लेकिन बाजार ने वैसा बहुत रिएक्ट नहीं किया। गुरमीत जी, आपको डर लगा क्या है फिच विच की बातें सुन के? नहीं नीरज जी, मेरा ये मानना है कि बॉन्ड यील्ड्स का जो रिएक्शन आता है, डॉलर इंडेक्स का रिएक्शन आता है, उससे थोड़ा पता लगता है कि कितना सीरियस है और हाँ। क्या इम्पैक्ट होने वाला है। शुरू में यील्ड सर्ज हुआ, 4-10 10 ईयर उनका 410 क्रॉस किया, 30 ईयर 420 क्रॉस किया। उल्टा ट्रेजरी ने पहले $93 बिलियन का सेल बोला था उस वीक, उन्होंने वो नंबर भी बढ़ाया, तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट आया। फिर थोड़ा न्यूज आ रही है कि कुछ लीडिंग हेज फंड मैनेजर शॉर्ट कर रहे हैं ट्रेजरीज को, तो थोड़ा इम्पैक्ट आया। बट अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स भी लगभग 102 के आसपास है, यील्ड भी मुझे लगता है 4 के आसपास स्टेबलाइज हो रही है, तो उतना इम्पैक्ट बाजार को रियलाइज हुआ कि नहीं है जितना इनिशियली लग रहा था। हालांकि अभी थोड़ा अर्ली है कहना, बट मेरा ये मानना है, मैं अनुराग जी से सहमत हूँ, थोड़ा सा गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा, थोड़ा सा मुझे लगता है फेड पे भी प्रेशर आएगा कि थोड़ा सा इसको और रिस्पॉन्सिबली करना है। और फिच ने क्लियरली बोला कि वो खुश नहीं है फिस्कल डिटेरियोरेशन से, और गवर्नेंस पे भी बात करी। और ये जो लास्ट मिनट डेट लिमिट सीलिंग के डिस्कशंस होते हैं, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला है। तो मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर यूएस गवर्नमेंट पे भी होगा। और मेरा ये मानना है कि और ये मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि थोड़ा सा रेट हाइक्स को प्ले आउट हो देना चाहिए, इसका बहुत लैग इफेक्ट होता है। जो इम्पैक्ट अभी आप यूएस की जीडीपी ग्रोथ 2.4 देख रहे हैं, ये 2 क्वार्टर बाद वो नहीं रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है, क्योंकि लगातार रेट हाइक हुए हैं 0 से 5.5% पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब 3% का इन्फ्लेशन है, हेडलाइन ठीक है, कोर 4.1 है, रियल रेट अब 2.5% पॉजिटिव हो गया है। तो हम कहीं उस पीक रेट्स की तरफ हैं। हो सकता है 25 पैसा और हो कहने को, बट हम पीक रेट्स की तरफ हैं। तो बाजार फॉरवर्ड लुकिंग है। तो यूएस मार्केट ने जो इक्विटी मार्केट के नजरिए से मैं आपको बात बोलूँ, जो मार्केट को एक डर था रिसेशन का, वो मुझे लगता है थोड़ा कम हुआ है। लग रहा है कि क्लियरली इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अच्छी है और जो लैंडिंग है थोड़ा सॉफ्ट होगी। इमर्जिंग मार्केट्स पे भी जो पहले इम्पैक्ट आया था 2011 वाला, वैसा देखने को नहीं मिला। हमारा 10 ईयर एक्चुअली आज फ्लैट बंद हुआ है, 7.19 पे बंद हुआ। राइट। तो हाँ, पुराने तरीके से इसको कंपेयर करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ कि इंडियन मार्केट्स, उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे अपने फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, आगे भी बोलूंगा। ये साइकिल बहुत लोगों को सरप्राइज करेगी अगले 2-3 साल। अच्छा, एक सवाल मुझे और समझाइए आप गुरमीत, आप चूंकि बैंक में बहुत लंबे समय तक काम कर चुके हैं, जब फिच ये चिंता कर रहा है कि आपका डेट मैनेज नहीं हो रहा, गवर्नेंस पे मतलब आप बहुत पॉलिसीज इस तरह की लेके आ रहे हैं जो पॉपुलर है, उस पर पैसे बहुत खर्च कर रहे हैं, ऐसे में फेड के पास क्या चॉइस है? तो मुझे लगता है कि 25 जो अभी सितंबर की बात हो रही है उसके बाद भी और हाइक हो सकती है। कैसे आप मैनेज करेंगे? आपके पास चॉइस ही क्या है? मुझे नहीं लगता है नीरज जी, क्योंकि आप इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा अगस्त का, देखिए कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। हेडलाइन ऑलरेडी 3% पे है और थोड़ा लैग इफेक्ट भी देखना पड़ेगा। दूसरा, इंटरेस्ट पेमेंट उनका $1 ट्रिलियन पहुंच गया साल का। तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके कभी कोई क्रेडिट इवेंट बन सकता है। मैंने पहले भी एक बार बोला था कि कुछ बैंक्स में परेशानी हो सकती है, और हमने देखा कुछ छोटे बैंक में परेशानी आई। क्रेडिट इवेंट की खासियत यही है कि बता के नहीं आता है। और हिस्ट्री है, यूएस फेड ने जब भी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करे हैं, जब भी स्टीपली करे हैं, हमेशा जो उसका एंड हुआ है क्रेडिट इवेंट से हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है वो बैलेंसिंग भी फेड करेगा, और काफी हद तक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, यूएस का जो इंटरेस्ट पेमेंट है एज अ रेवेन्यू, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इट मेक्स, वो अभी भी कम है। तो $1 ट्रिलियन अपने आप में नंबर बड़ा लगता है, बट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो कम है। तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि आइडियली हम लगभग पीक पे है, मतलब इससे और रेट हाइक मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए।
ओके, ये रिलीफ की बात है। पंकज जी, क्या इंडियन मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया है इस फैच वाली न्यूज़ पे? क्योंकि हमारा मार्केट एक झटके में 2 दिन में काफ़ी करेक्ट हुआ, हालांकि फिर उसका शुक्रवार को रिकवर किया उसने थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे मैंने हिल गए आप एकदम खबर सुन के, वैसा कुछ हुआ? क्यों इतना ज़्यादा रिएक्शन दिया हमने? देखो नीरज जी, इन हाइंडसाइट देखें तो आई थिंक इट वाज बाउंड टू हैपन। आई थिंक मार्केट वाज जस्ट वेटिंग फॉर एन एक्सक्यूज कि किस फॉर्म में वो एक्सक्यूज आता है। जिस तरह से कॉम्पेंसेंसी मार्केट में आ गई है, जिस तरह हम देख रहे थे क्लाइंट्स का बिहेवियर देख रहे थे, चाहे हम अपने यहाँ देखें और जो हम यारों दोस्तों से बात करते थे, पूरी तरह आई थिंक जिसे हम बोलते हैं गर्दन तक देवर फुली इन्वेस्टेड और सॉर्ट ऑफ पूरी मार्केट में इन्वेस्टेड थे। एंड टू द पॉइंट जनरली एवरीबडी वाज ट्राइंग टू सर्च कि क्या कोई मार्जिन हमारा बचा हुआ है, इन द सेंस डू वी हैव सम स्पेयर मनी सो दैट आई कैन टेक सम एक्स्ट्रा पोजीशन maybe in cash market or derivative markets and not to leave any cash on the table with broker or with the system. So I think those were the kind of signals. मार्केट में फ्रॉथ आता जा रहा था। आई थिंक जिस तरह की निफ्टी की जर्नी थी 19,000 से 20,000, आई थिंक इट वाज टू फास्ट एंड टू फ्यूरियस। तो किस फॉर्म में वो एक ट्रिगर बन के आया, आई थिंक अगर हम लेमन टर्म में बोले, आई थिंक आउट ऑफ सिलेबस। आई थिंक जो फिस्क की रेटिंग का टाइप, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट। पीपल वर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अदर ट्रिगर्स विच कुड हैपन, विच कुड लीड टू द करेक्शन। बट आई थिंक फिच की रेटिंग डाउनग्रेड आएगा यूएसए का 1 नॉच पॉइंट, आई थिंक नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट। सो दैट वाज काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस। और जनरली मार्केट्स में ऐसा ही होता है कि जो भी एक ट्रिगर्स आते हैं बिना देखे और बिना नाम बतलाए के आते हैं। बट आई थिंक बहुत डीपर करेक्शन नहीं आनी चाहिए मार्केट्स में। जिस तरह की करेक्शन आ गई, हो सकता है अगस्त सीरीज एज सच वी में सी टाइम वाइज करेक्शन एंड मार्केट्स में कीप ऑन फ्लोटिंग प्लस माइनस से 2-3% ऑन सिमिलर काइंड ऑफ लेवल्स। बट मेरे को लगता है कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। मार्केट से फ्रॉथ कम हो रहा है, मार्केट में थोड़ा सा फ्रॉथ और कम होगा अगर टाइम वाइज करेक्शन आएगी। बट जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं आई थिंक, और जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, आई थिंक दे हैव नथिंग टू वेरी। ट्रेडर्स मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हाथ खींच सकते हैं अपना। दे नीड नॉट ट्रेड ऑन सिमिलर काइंड ऑफ लिक्विडिटी, सिमिलर काइंड ऑफ पोजीशंस एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 or 2 वीक्स। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ले सकते हैं, बट इन्वेस्टर्स को कोई चिंता की बात नहीं है। मैं 1-2 और आर्टिकल्स पढ़ रहा था, आई थिंक थोड़े से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था लाइक जैसे कि हमारे जो हेज फंड्स होते हैं या हमारे जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं या एल्गो फंड्स होते हैं, एक में स्ट्रैटेजी किसी की पढ़ रहा था कि जनरली ये देखा गया इंडिया में कि जब पार्लियामेंट सेशन ऑन होता है मार्केट्स टेंड टू अंडर परफॉर्म। आई थिंक वो एक रीजन है या नहीं है, बट हिस्टोरिकली आई थिंक दैट आर्टिकल वाज ट्राइंग टू प्रूव दैट कि अगर पिछले 5-7 साल में हम चले जाएंगे, पिछले 10 साल में चले जाएं, तो मे बी दैट इज द रीजन, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। नॉइज बढ़ जाता है, पॉलिटिकल नॉइज बढ़ जाता है और शायद मार्केट उससे घबरा जाती है। सो दैट इज अनदर थिंग। एक और मैं इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था नीरज जी, आई थिंक दैट सीम टू बी वेरी रेलिवेंट कि जनरली अक्रॉस द बोर्ड, इंक्लूडिंग इन इंडियन मार्केट्स, इंक्लूडिंग इन ग्लोबल मार्केट्स, मार्केट सीम टू बी राइटिंग ऑफ चाइना। मार्केट्स को मान के चल रहे हैं कि नहीं, अब चाइना में नया निवेश आसानी से नहीं जाएगा और जो वहां की दिग्गज कंपनियां हैं दे आर अवेलेबल एट वेरी अट्रैक्टिव लेवल। जो एक रीजनेबल लेवल भी जिसे हम बोलते हैं, शायद उससे भी 20-30% नीचे के लेवल्स पे अवेलेबल हैं। एंड इट कुड बी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम फॉर से ETF काइंड ऑफ फंड्स की वो एक वैल्यू वहां पर देखें। और हम पिछले दिनों देख भी रहे हैं, इवन ऑन अ political side, China and US, they are trying to mend ways and there have been very serious positive negotiations between two. So वो एक है कि अगर वहां पर थोड़ा सा मनी डाइवर्ट होता है तो दैट कुड बी लिटिल नेगेटिव फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। सो ये 2-3 एक पॉइंट्स हैं, बट टू सम इट अप मेरे को लगता है कि मार्केट्स में बहुत डीपर करेक्शन हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ऑन अ लोअर साइड अगर हम नंबर्स भी पुट करना चाहते हैं, आई थिंक वी डोंट एक्सपेक्ट मार्केट टू ब्रीच 19,000 काइंड ऑफ निफ्टी लेवल्स इन अ सिग्निफिकेंट वे। और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। दोज हु हैव मिस्ड द बस, ट्रेडर्स मेरे को लगता है कि अगस्त सीरीज में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ले सकते हैं। तो